गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और मैं हूं नंदिनी सिंह और मैं बहुत सारा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और साथ में ही जैसा कि आज है 18 मई, तो हम डिस्कस करेंगे 18 मई के करंट अफेयर को। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में देखते हैं क्या है, और उसके बाद अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, अपने आदर्श को पाने के लिए सैकड़ों बार असफल होने पर भी आगे बढ़ो। यानी आपने अगर कोई अपना आदर्श बना लिया है, कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो अगर सैकड़ों बार भी असफल हो जाते हैं तो भी उठिए, खड़े होइए और उस पथ पर आगे बढ़िए जो आपको सफलता के नजदीक लेकर जाएगा, जो आपको सफलता दिलाएगा। तो इसी विचारधारा के साथ में खूब पॉजिटिव रहिए, खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए और अपने अपने लक्ष्य के तरफ मोटिवेट रहिए हमेशा। असफलता मिले तो भी घबराइए मत, क्योंकि असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है और धीरे धीरे अगर हम सीखते हैं तो हमें सफलता एक दिन जरूर मिल जाती है। तो इसी थॉट के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो 18 मई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और इस बार की जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है 2023 का, उसकी थीम क्या है? तो इस बार की थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। इसके साथ में हम ये डे मनाएंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी। तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी जब 1977 में, यानी 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की एक मीटिंग हुई थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये संकल्प लिया गया था कि हर साल 18 मई को ही हम क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाएंगे। तो इसके बाद से ही, यानी 1978 से ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाने लगा था। ओके, देखिए, म्यूजियम आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कल्चर एक्सचेंजेस। म्यूजियम का मतलब क्या है, या संग्रहालय का मतलब क्या है? संग्रहालय या म्यूजियम का मतलब है कि वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सांस्कृतिक विरासत है उसको विरासत के रूप में इस म्यूजियम में रखा जाता है, जो हमारे इतिहास को बताता है और हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है किस तरीके से हुआ है, सांस्कृतिक रूप से कैसे हम आगे बढ़े हैं, इन विषयों के बारे में म्यूजियम हमें बताता है। तो इसलिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के बारे में बात करें तो ये एक गैर सरकारी संगठन है जो स्पेशली एक वैश्विक संगठन के रूप में काम करता है पूरी दुनिया के म्यूजियम के लिए। इसमें प्रेजेंट टाइम में अभी 138 से अधिक देशों की जो राष्ट्रीय समितियां हैं वो शामिल हुई हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं कि जो ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, यानी जो इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल है, ये स्पेशली रेड लिस्ट भी जारी करता है। यानी उन जगहों के सांस्कृतिक वस्तुओं के अगर अवैध यातायात हो रहे हैं या अवैध रूप से एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जा रहा है या उनको चुराया जा रहा है, तो इन विषयों पर भी वो एक तरीके से काम करते हैं। ठीक है, यानी ये जो परिषद है वो काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद। क्लियर? देखिए, जैसा कि 18 मई को ही मैंने अभी बताया कि हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे मना रहे हैं, तो 18 मई को ही इसी अवसर पर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा, ये जो हम डे मना रहे हैं, ये किस नंबर का डे मना रहे हैं? यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो हम मना रहे हैं वो 47वें नंबर का मना रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा क्या किया जाएगा? तो मैस्कॉट, जो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का मैस्कॉट है, क्या मैस्कॉट दिया गया है? तो अ डे एट द म्यूजियम। ठीक है ना, ये एक मैस्कॉट है, अ डे एट द म्यूजियम। फिर डायरेक्टरी ऑफ इंडियन म्यूजियम, साथ में ही पॉकेट मैप ऑफ ड्यूटी पथ एंड म्यूजियम कार्ड, ये सारे जो है इन सभी का उद्घाटन किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा 18 मई को नई दिल्ली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 में। क्लियर हो गया? देखिए, अब हम बात कर रहे हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में, जो हर साल 18 मई को ही मनाया जाता है। एड्स के फुल फॉर्म के बारे में बात करें, जो कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है, उसका एड्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फिर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो पूरी दुनिया में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग करी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका की दो संस्थाएं थी, जिनका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज। इसकी एक ब्रांच है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की,
उसके द्वारा ही पूरी दुनिया में इसको मनाने की बात करी गई थी। ठीक है, और स्टार्टिंग संयुक्त राज्य अमेरिका से की गई थी। क्लियर? जैसा कि आप लोगों में भी देख सकते हैं कि एड्स को रेड रिबन से दिखाया जाता है। तो द रेड रिबन इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल ऑफ एड्स अवेयरनेस। ये रेड रिबन ही एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करता है पूरी दुनिया में, या एड्स को एक रिकॉग्नाइज्ड डिजीज के रूप में पूरी दुनिया में दिखाता है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने 18 मई 1997 को वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पर अपना भाषण दिया था एड्स के लिए, है ना। तो अब इसी भाषण को याद करते हुए ही, इसी स्पीच को याद करते हुए ही 1998 से हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। क्लियर? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, कल भी हमने बात करी थी, एक पर्वतारोही थे जिनके बारे में, जिन्होंने 26 बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, है ना, उनके रिकॉर्ड के बारे में बात करी थी। आज भी हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एक पर्वतारोही हैं जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। उन्होंने इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और ये 27वीं बार, यानी अपने जीवन में 27 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है 17 मई को। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम जाता है। यानी सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन हो गए हैं? तो कामी रीता शेरपा हो गए हैं। कामी रीता शेरपा के बारे में बात करें तो ये नेपाल के नागरिक हैं, और नेपाल का जो सोलुखुम्बु जिला है, वहाँ का थमे गांव है, वहां पर ये पैदा हुए थे और इन्होंने इतिहास रचा हुआ है। ठीक है, इतिहास किस लिए रचा हुआ है? कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के नाम पर। क्लियर हो गया? तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर आ सकता है, क्योंकि जो रिकॉर्ड बनता है वो एग्जाम में जरूर फ्रेम किए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें, कल भी हमने बात करा था, तो इसकी अगर समुद्र तल से आप ऊंचाई देखेंगे तो 8,848.86 मीटर आपको देखने को मिलेगी। आपको नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। साथ में ही जो भारत के पूर्व सर्वेयर थे जनरल जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर इसका माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में हम इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, संस्कृत में इसको देवगिरी कहा जाता है, तिब्बती तिब्बती लैंग्वेज में इसको चोमुलुंगमा कहा जाता है, और चीन में इसे चूमुलोंगमा फेंग कहा जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, जो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के व्यक्ति थे, भारतीय नागरिक थे, जिनका नाम था तेन सिंह नोर्गे शेरपा। ठीक है, तेन सिंह नार्गे शेरपा, इन दोनों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। वो कौन सी महिला है जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करी थी? तो जापान की जुंको ताबेई। कौन है? जापान की जुंको ताबेई। और इन्होंने 7 महाद्वीपों में जो सबसे ऊंचे ऊंचे माउंट है उस पर इन्होंने चढ़ाई करी है। तो एक रिकॉर्ड ये भी इनके नाम है, जापान की जुंको तोबेई के नाम। भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी वो 1984 में करी थी, बिछेंद्री पाल ने। और इसके बाद संतोष यादव लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये कुछ रिकॉर्ड है माउंट एवरेस्ट के नाम जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, G20 की बैठक, आप सबको पता है कि इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे बैठकें हो रही हैं अलग अलग विषयों पर। ठीक है, तो यहाँ पर G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी 22 से 24 मई के बीच में, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। ठीक है, अच्छा, यहाँ इसीलिए यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, और जो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, उस पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और साथ में सेना, BSF, पुलिस, CRPF, ग्राम रक्षा समितियां, यानी कई सारे सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और नियंत्रण रेखा पर तैनात हो गए हैं, जो सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए। क्लियर हो गया? जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का मैप आप स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में 31 अगस्त को
इसको यूटी बना दिया गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके यूटी बना दिया गया। एक हिस्सा हो गया लद्दाख का और दूसरा हिस्सा हो गया जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, अगर इसकी राजधानी के बारे में मैं बात करूं तो श्रीनगर मई से अक्टूबर तक इसकी राजधानी रहती है और नवंबर से अप्रैल तक इसकी राजधानी जम्मू रहती है। यानी अभी इस समय जो राजधानी है वो क्या होगी, तो श्रीनगर होगी, क्योंकि मई का महीना चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर मनोज सिन्हा है। विधान परिषद है यहाँ पर, तो विधान परिषद में जो सीटें हैं वो 36 सीटें हैं और विधानसभा में 89 सीटें हैं। लोकसभा में सीटें यहाँ से 6 जाती हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ से 4 सीटें जाती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति कौन है, तो कोटेश्वर सिंह है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। क्लियर। अब देखिए हम बात कर रहे हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की जो मूल कंपनी है वो क्या है, तो पेटीएम की मूल कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। तो जो इसकी मूल कंपनी है, यानी जो इसकी मदर कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसने 16 मई को भावेश गुप्ता को फिनटेक कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीओओ नियुक्त किया है ना। प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ नियुक्त करा गया है। साथ में जो भावेश गुप्ता हैं, अब वो क्या काम करेंगे, तो भावेश गुप्ता यहाँ पर जो ऋण प्रदान किया जाता है, बीमा कराया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भुगतान किए जाते हैं, उपभोक्ता भुगतान से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो सारा काम इनके द्वारा किया जाएगा। पेटीएम के बारे में बात करेंगे तो हम सबको अच्छे से पता है कि डिजिटली पैसे के लेन देन के लिए पेटीएम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में अगस्त में करी गई थी। इसके संस्थापक या सीईओ कौन है, तो विजय शेखर शर्मा। कौन है, विजय शेखर शर्मा। और मूल संगठन इसका क्या है, यानी जो मदर कंपनी है वो कौन है, तो 197 कम्युनिकेशन है। पेटीएम का जो मुख्य काम है वो क्या करता है, पेटीएम के द्वारा हम देखते हैं कि मोबाइल अपना रिचार्ज कर लेते हैं, टिकट की बुकिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करने का काम पेटीएम करता है और भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में ये काम करता है और इसका मुख्यालय हमें नोएडा में देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, 17 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 की मंजूरी दी है। यानी इसको हम समझते हैं कि जो आईटी फील्ड है, तो आईटी हार्डवेयर के निर्माण के लिए एक योजना चलाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उस योजना का नाम रखा गया है 2.0, है ना। और इसमें आप देखेंगे तो 17,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट आएगा या इस 17,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अब देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो देखो पिछले 8 वर्षों में जो रिकॉर्ड दिया गया उसके अनुसार मैं बता रही हूँ कि पिछले 8 वर्षों में जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जो हार्डवेयर है उसका निर्माण 17% बढ़ गया है। कितना, 17% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। और ये बोला गया है कि मोबाइल फोन के निर्यात में इस साल यानी जो ये 2022 वाला जो साल बीता है उसमें 11 अरब अमेरिकी डॉलर का एक बड़ा पड़ाव पार किया है जो भारतीय व्यापार है वो, है ना। यानी निर्यात कर रहे हैं हम मोबाइल फोन को और ये जो आप देख सकते हैं कि 11 अरब अमेरिकी डॉलर का जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है इसको क्रॉस कर लिया है इंडिया ने, है ना। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, इस प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसने ये डिसाइड किया है कि एक योजना चलाई जाएगी 17,000 करोड़ रुपए का। उस योजना का नाम रखा है 2.0, जिसमें अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे कि और भी ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा जो विदेशी इनकम है वो भारत को मिल सके। क्लियर। अच्छा देखिए, आईटी हार्डवेयर के लिए जो स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है PLI स्कीम 2.0, उसके बारे में देख लेते हैं कि इस स्कीम में किस तरीके से खर्च किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर उत्पादन होगा। तो सबसे पहले तो देखो, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का काम है, हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चीजें हैं वो बनाई जाएंगी, तो इसमें आप देखेंगे लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस शामिल किए गए हैं। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके हार्डवेयर को शामिल किया गया है, हर तरीके के आप देख सकते हैं। इस योजना की अवधि यानी इस योजना को 6 साल के लिए लागू किया जाएगा
और साथ में ही उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो 3.35 लाख करोड़ रुपए की होगी, है ना। और साथ में ही इसमें निवेश कितना किया जाएगा, तो 2,430 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और ये बोला जा रहा है कि इससे रोजगार कितने सृजन होंगे, यानी कितने ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेंगे, तो बोला जा रहा है कि 75,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है इस पॉलिसी के माध्यम से, सॉरी इस स्कीम के माध्यम से, जिसका नाम है PLI स्कीम 2.0। देखिए पीएलआई स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। इसके तहत स्पेशली जो कोशिश करी जा रही है वो ये कोशिश करी जा रही है कि हमारे जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, वर्ल्ड लेवल पर किस तरीके से कॉम्पिटिटिव उनको बनाया जा सके, और किस तरीके से उनका जो प्रोडक्ट है वो वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर उसको बेचा जा सके, ठीक है ना। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम 2.0। साथ में मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, वाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल, एडवांस केमिस्ट्री, यानी लगभग इस तरीके की लगभग 14 सेक्टर्स को इसमें शामिल करा है। और साथ में ही 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना को लॉन्च करा है, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं कि इसके कई सारे फैक्टर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। यानी 14 सेक्टर को इसमें लिया गया है, जो इस तरीके के कंपोनेंट को बनाएंगे, जो हार्डवेयर से रिलेट करते हैं, अलग अलग तरीकों, अलग अलग फील्ड में जिसका इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे कौन है, तो भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है। किसको लॉन्च किया गया है, लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइफ से रिलेट करता है। ये लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ हमें प्रकृति से मिलती है, हमें पर्यावरण से मिलती है, हमें हरित ऊर्जा से मिलती है। तो लाइफ ऐप के तहत लोगों को ऐसी जीवन शैली या ऐसी लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए बात किया जाएगा, या उनको प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, है ना। लोगों की आदतों में सुधार करने के लिए इस ऐप को लाया गया है। लोगों की आदतों में सुधार होगा तो पर्यावरण की रक्षा की जा सकेगी, पर्यावरण की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकेगा और उसके महत्व को बताया जा सकेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही जो लाइफ ऐप है उसको लेकर आया गया है स्थायी जीवन पद्धति के रूप में, ठीक है ना। लाइफ मिशन के बारे में बात करूं तो लाइफ मिशन स्टार्ट किया गया था 2022 में, 20 अक्टूबर को 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुजरात के केवड़िया में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि व्यक्तियों का जो व्यवहार है, उनका जो प्रकृति के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन किया जाए, जिससे कि पर्यावरण की रक्षा हो सके और साथ में ही पर्यावरण के साथ विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है, तो इसका नोडल मिनिस्ट्री है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री, जो हमारी है वो इसके लिए जिम्मेदार है। यानी जो लाइफ ऐप है या जो मिशन लाइफ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, हमारे जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। तो इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है संचार साथी। क्या नाम रखा गया है, संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा। अब इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, इस पोर्टल के माध्यम से जो मोबाइल फोन है उनको ट्रैक किया जा सकता है, उनको ब्लॉक किया जा सकता है, ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा सारथी पोर्टल ऐप, ठीक है। और साथ में ही जो उपभोक्ताओं की जरूरतें हैं उसको भी पूरा किया जा सकेगा। क्लियर। देखिए जो हम बात कर रहे हैं संचार साथी पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर फोन चोरी हो जाता है या फिर कहीं पर गायब हो जाता है, छूट जाता है, तो हम नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, मोबाइल फोन को भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, जिसका उद्देश्य ही ये है कि मोबाइल को ब्लॉक किया जा सके। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से 40 लाख से अधिक फर्जी कनेक्शन का पता चला है, जिसमें से 36 लाख कनेक्शन को काट दिया गया है या उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आपका फोन कोई चुरा लेता है तो इसके लिए 2 तरीके के फीचर्स इस पोर्टल के माध्यम से लाए गए हैं। वो फीचर्स क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और दूसरा है फेशियल रिकॉग्निशन सॉल्यूशन।
है ना। इसके माध्यम से ये पता लग जाएगा कि ये फोन जिस व्यक्ति का है उसका है या किसी दूसरे व्यक्ति का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो दूर संचार विभाग जो हमारा है, यानी जो हमारा टेली कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि फर्जी कनेक्शन, मोबाइल फोन की चोरी से हम बच सके। दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। किस नंबर की है ये? तो 8वीं नंबर की है। अखिल भारतीय पेंशन अदालत है ये, जिसका उद्घाटन किया गया है। राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा। अब इस अदालत के तहत क्या काम किया जाएगा ये देख लेते हैं। तो देखो, जैसा कि समझ में ही आ रहा है कि पेंशन अदालत है, यानी पेंशन से रिलेटेड जो मामले हैं, जो रुके हुए मामले हैं, या कोई रिटायर हो जाता है तो उससे रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड जो उसकी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 24,218 मामले को निपटाया जाएगा और 7 अखिल भारतीय पेंशन अदालतें आयोजित की जाएंगी इसके लिए। यानी 7 जो है अखिल भारतीय, यानी पूरे भारत में पेंशन अदालतों को आयोजित किया जाएगा। और जिसमें ये कहा जा रहा है कि 17,235 जो मामले हैं उनका सब सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है, और जो बचे हुए मामले हैं उनको भी जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। इसके अलावा पीआरसी पीआरसी वर्कशॉप को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लगभग 1200 अधिकारियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो अगले 6 महीनों के भीतर सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाएंगे। यानी ये फीचर ही इसलिए लाया गया है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, परेशानी है, तो उसको जल्द से जल्द निपटाया जा सके। तो आप देख रहे हैं कि जो ये वर्कशॉप लाई गई है, पीआरसी वर्कशॉप, इसके तहत आप देख रहे हैं कि 1200 अधिकारियों को सेलेक्ट किया गया है, जो 6 महीने में अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं और जो 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? The objective of the event is to address and resolve old pension cases, यानी जो old pension cases है उनको resolve करना इसका मोटिव है इस भारतीय पेंशन अदालत के माध्यम से। ठीक है, नई दिल्ली के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि देखो, नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक हिस्सा है। ठीक है, साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1911 में करी गई थी, जिसकी आधारशिला जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी। यानी दिल्ली को जब बसाया गया था तो इसकी आधारशिला जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी और इसकी स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? तो जो बच्चे हिस्ट्री के होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि दिल्ली का जो डिजाइन है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। इसका उद्घाटन 13 फरवरी को 1931 को, जो उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल थे, इरविन, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सारी थोड़ी सी जानकारी है दिल्ली के बारे में। यूजीसी के बारे में बात करेंगे। यूजीसी की वेबसाइट उत्साह और पीओपी पोर्टल को यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने नए सिरे से डिजाइन किया है। देखो, यूजीसी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। उन्होंने यूजीसी की वेबसाइट को, और उत्साह एक पोर्टल है और पीओपी पोर्टल है, उसको नए सिरे से डिजाइन किया है। डिजाइन करने के पीछे कारण क्या है? डिजाइन करने के पीछे कारण यह है कि जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, या जो काम करते हैं यूजीसी डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए एक एक अनुकूल वातावरण मिल सके, एक सही तरीके से उनको सभी जानकारी मिल सके। यूजीसी की वेबसाइट, उत्साह और पीओपी पोर्टल अब लाइव और सुलभ होंगे, यानी लाइव तरीके से आप इससे जानकारी ले सकते हैं, है ना। यानी जो भी आपको जानकारी मिलनी है वो लाइव मिल सकती है इस पोर्टल पर जाकर। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया। यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप की कोई प्रॉब्लम है, तो इस पोर्टल के माध्यम से उसको सॉल्व किया जा सकता है। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप शिक्षक हो सकते हैं, या आप यूजीसी में काम करने वाले कोई कार्यकर्ता हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में। क्लियर? तो इन बातों को ही ध्यान में रखकर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के द्वारा जो वेबसाइट है इसको नए सिरे से लॉन्च किया गया है और एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल का नाम है उत्साह और पीओपी पोर्टल। देखिए, हम उत्साह पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्साह पोर्टल एक तरीके से क्वालिटी वाइज जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है और इस पर
यूनिवर्सिटीज में होने वाले जो भी कोर्सेज हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और साथ में ही अगर आप कोई रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं तो वो भी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन आप रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। साथ में ही जो दूसरा पोर्टल है जिसका नाम है प्रैक्टिस के प्रोफेसर पोर्टल, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, एकेडमिक और उद्योगों के बीच का जो खाई है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए ही ये पहल चलाया गया है जिसका नाम रखा गया है पीओपी यानी प्रैक्टिस के प्रोफेसर पोर्टल। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन लोगों से बात करवाया जाएगा जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जानकारी रखते हैं, यानी जो पेशेवर हैं या फिर जो उसके सदस्य हैं, उनसे जो स्टूडेंट्स हैं वो बात कर सकते हैं और उनकी जो भी स्टूडेंट्स की जो भी समस्याएं हैं वो लाइव तरीके से वो सुनकर उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो एक तरीके से जो एकेडमिक है उसको और अधिक इम्प्रूव करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पीओपी। ठीक है, यूजीसी के द्वारा। क्लियर। देखिए, 84 लाख आदिवासी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उड़ीसा सरकार ने विशेष विकास परिषद के अधिकार क्षेत्र को 9 से 23 जिलों तक विस्तारित किया है। यानी जो 9 जिलों में था अब उसको बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया है, तो उसको बढ़ाकर 23 जिलों में कर दिया गया। देखिए, मैं बात कर रही हूँ उड़ीसा के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि उड़ीसा में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और लगभग जितनी भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से देखूं तो 22% के आसपास वहां पर आपको ट्राइब्स की जो संख्या है देखने को मिल जाएगी। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो नवीन पटनायक जी हैं। जैसा कि स्क्रीन पर भी आप नवीन पटनायक जी को देख सकते हैं। तो उड़ीसा में आदिवासियों को लेकर एक जोन बनाया गया था। उस जोन का नाम क्या था, उस जोन का नाम था स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी विशेष विकास परिषद। ठीक है ना। और ये जो विशेष विकास परिषद है ये अभी तक उड़ीसा के सिर्फ 9 जिलों में काम कर रहा था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर उड़ीसा के 23 जिलों तक लेकर गए हैं वहां की जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उनके द्वारा। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत लगभग 84 लाख जो आदिवासी हैं उनको बेनिफिट होगा, उनके लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आएगा। ठीक है ना। अच्छा, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है अब किन किन विषयों पर काम करेगी, तो देखो सीधी सी बात है कि चूंकि ये आर्थिक विकास के ऊपर बात किया गया है तो आप देखेंगे कि जो आदिवासी हैं उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए, उनका सोशल और उनका जो सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल जो स्टेटस है और इवन कल्चरल जो स्टेटस है उसमें भी सुधार के लिए, उसमें भी समाधान के लिए जो वहाँ की सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ाया गया है। यानी 9 जिले से जो विशेष विकास परिषद है उसको 23 जिलों में उड़ीसा के लॉन्च किया गया है। क्लियर। उड़ीसा के बारे में बात करेंगे तो उड़ीसा में जो आदिवासी समुदाय है उसका बहुत ज्यादा महत्व है और लगभग 22.8% की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर पाई जाती है। जैसा कि आदिवासियों के बारे में बात करेंगे तो उनका देखो उनका पैतृक भूमि से यानी जहां पर उनका जन्म हुआ है उससे उनका बहुत गहरा लगाव होता है। उनका एक पारंपरिक ज्ञान है, उनकी एक सांस्कृतिक पहचान है और उनकी एक अद्वितीय पहचान है, तो उसको कायम रखना ये मोटिव है। ठीक है ना। और साथ में आप देखेंगे कि उड़ीसा जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है। भारत के मैप में आप देखेंगे तो उड़ीसा बिल्कुल पूर्व में आपको देखने को मिल जाएगा। तटीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी के साथ में आपको मिला हुआ उड़ीसा दिख जाएगा और जैसा कि स्क्रीन पर भी आप मैप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, एक भारतीय सेना की एक कोर है जिसका नाम है गजराज कोर। ठीक है। जैसा कि हम सबको भी पता है कि जो असम है ना, जो असम है तो असम में आए दिन बाढ़ की परेशानी आ जाती है और इस समय चूंकि चक्रवात स्टार्ट हो गए हैं, जो तूफान है वो स्टार्ट हो गए हैं, फिर अब बारिश होने वाली है। तो ऐसे टाइम में असम में जो बाढ़ की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो गजराज कोर है इसके द्वारा आपदा प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर जो मानस नदी है आसाम में, वहां पर एक पुल है जिसका नाम है हगरामा पुल। हगरामा पुल, वहां पर संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जिसका नाम है जल राहत का आयोजन किया गया है ना। यानी एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास है जिसका नाम है जल राहत, उसका आयोजन किया गया है जिसमें भारतीय सेना का गजराज कोर और अन्य प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से जो समूह है वो भाग ले रहे हैं देख लीजिए। तो इसमें भारतीय सेना के अलावा एसएसबी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ,
राज्य आपदा प्रतिक्रिया क्रिया बल यानी एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए और पुलिस प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस संयुक्त रूप से ये टीमें मिलकर अगर कहीं पर बाढ़ आ जाए तो लोगों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, किस तरीके से कृत्रिम शिविरों का निर्माण किया जा सकता है और उनको स्वास्थ्य से लेकर, दवाई से लेकर, भोजन से लेकर और जो जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, इन सब विषयों को लेकर ये जो अभ्यास है ये किया गया है। ठीक है। जल राहत अभ्यास का उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि एक तरीके से ये तैयारियों को अपने देख रहे हैं कि अगर कहीं पर बाढ़ आ जाए तो उस सिचुएशन से किस तरीके से निकला जा सकता है। बाढ़ की स्थिति की प्रतिक्रिया के बारे में अगर बात करें तो देखो, सिंपल सी बात है कि बाढ़ आएगी तो लोग उसमें डूबेंगे, जो मवेशी हैं वो डूबेंगे, तो उनको किस तरीके से निकाला जा सकता है, उनके लिए शिविर, जो राहत शिविर है वो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और जो भी जरूरतें हैं उनकी किस तरीके से पूरी की जा सकती है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही जल राहत अभ्यास को करा गया है। सेना के जो प्रयास है उसका उद्देश्य ही यही है कि जो बाढ़ प्रभावित समुदाय हैं, यानी जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनके सामने जो कठिनाइयां आती हैं उसको कम से कम किया जा सके और उनको राहत सुविधाएं प्रदान की जा सके। ठीक है। असम के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल पूर्वोत्तर में आप देखेंगे आसाम को, जो 7 सिस्टर्स हैं भारत के, उसमें से आसाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा के लिए यहाँ से 14 सीटें जाती हैं और राज्यसभा के लिए 7 सीटें जाती हैं। राजकीय पशु भारतीय गैंडा, राजकीय पक्षी सफेद पंखों वाला बत्तख है और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम सबको जरूर पता होना चाहिए, जिसमें हमने काजीरंगा का नाम तो सुना ही होगा, मानस का भी नाम सुना है, नामेरी का भी नाम हम सुन लेते हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम हम सुन लेते हैं। इसके अलावा 2 हैं, एक है राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, कहीं कहीं पर इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम है राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। और एक है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर। देखिए, हम लीबिया के बारे में बात कर रहे हैं। लीबिया क्या है? तो लीबिया एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप को जब आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में आपको लीबिया देखने को मिल जाएगा, अभी मैं मैप में भी दिखा दूंगी, और सहारा रेगिस्तान में अधिकतर जो लीबिया है वो आता है। ठीक है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है फथी बाशागा। ठीक है। तो इनको ही सस्पेंड कर दिया गया है लीबिया की संसद के द्वारा, और ये बोला गया है कि कुप्रबंधन की वजह से, यानी मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं था, भ्रष्टाचार हो रहा था, और जो पॉलिसी थी बनाई गई थी वो मन माफिक पॉलिसी बनाई गई थी, संसद को इसके लिए विश्वास में नहीं लिया गया था। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री फथी बाशागा को सस्पेंड कर दिया गया है लीबिया की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके द्वारा। ठीक है। The suspension reflects the internal conflicts and challenges facing the government in the country, यानी जो इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से ही उनको सस्पेंड कर दिया गया है प्रधानमंत्री फथी बाशागा को। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि लीबिया का जो राजनीतिक संकट था उसके बारे में। ठीक है। तो देखिए, वहां पर 2011 में मुअम्मर गद्दाफी का शासन था। तो जब इसका शासन उखाड़ फेंका गया, यानी इसका जब शासन खत्म हुआ, तो तभी से यानी 2011 से ही यहाँ पर राजनीतिक अव्यवस्था देखने को मिल रही है, यानी कभी भी राजनीतिक स्थिरता यहाँ पर देखने को नहीं मिली है 2011 के बाद से। तो इसी इसी क्रम में हम देखते हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री का निलंबन हुआ है, जिनका नाम है फथी बाशागा, इनका भी जो निलंबन हुआ है या इनका भी जो सस्पेंशन हुआ है वो एक राजनीतिक अस्थिरता का ही परिणाम है। लीबिया के मैप को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अफ्रीका महाद्वीप में आपको लीबिया देखने को मिल जाएगा, और इसके बॉर्डर पर आप देखेंगे तो इजिप्ट दिख रहा है आपको, जो है जो चाड है वो दिख रहा है, जो अल्जीरिया है वो दिख रहा है। तो यानी ये सारे जो है इसके बॉर्डर शेयर कर रहे हैं लीबिया से। साथ में ही इसकी राजधानी त्रिपोली है, मुद्रा यहाँ पर लीबिया दिनार है, और यहाँ पर राष्ट्रपति परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो यहाँ पर मोहम्मद अल मेनफी जो है राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष। ठीक है। इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, फिर से कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर।
प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाते रहिए, क्योंकि मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती है आपके लाइक करने से। और कमेंट भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो कंटेंट और मटेरियल है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, तो आप वहां से जाकर अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। ठीक है। तो खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।